नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक गोयल, GST प्रैक्टिशनर एंड टैक्स कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम GST का एक जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक और अभी चर्चा का विषय बना हुआ है रिसेंटली, उस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपके सामने अपने कुछ व्यूज़ प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, जो अभी एक बर्निंग इशू है वो ये है कि क्या ITC हमें रूल 36(4) को फॉलो करके लेनी चाहिए, और इसी के साथ क्या हमें 2A और 2B दोनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट देखना चाहिए एज़ पर आर अवेलेबिलिटी ऑफ ITC। क्या हम 2A के हिसाब से जाएँ या 2B के हिसाब से जाएँ? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत समय से, जब से ये रूल आया तब से टैक्स प्रोफेशनल्स को और टैक्स पेयर्स को परेशान कर रहा है। और इसका कारण ये भी है कि कुछ बिल जो 2A में दिख जाते हैं वो 2B में नहीं दिखते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम किसे सही मानें, क्योंकि 2B तो गवर्नमेंट ने लॉ में प्रेस्क्राइब कर ही नहीं रखा और ना इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आइए इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें देखना है कि रूल 36(4) की वैलिडिटी क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि रूल 36(4) लॉ द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं होने की वजह से वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, इसलिए इसके पीछे की कोई लीगल सेंसिटी नहीं है, इसलिए रूल 36(4) को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट इसको रूल एक्ट द्वारा इनेबलिंग पावर नहीं दें। लेकिन ये व्यू गलत है, क्योंकि अगर हम सेक्शन 16(1) को पढ़ेंगे तो सेक्शन 16(1) जो एक ITC का इनेबलिंग सेक्शन है, वो कहता है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रोवाइडेड। तो एज में बी प्रोवाइडेड ये जो वर्ड है ये हमें रूल की तरफ ले जाता है। जैसे आपने बहुत से एक्ट देखे होंगे, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट, वहाँ पे रूल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, और जहाँ भी रूल प्रेस्क्राइब होता है उसको सेक्शन के साथ लिंकेज की जाती है एज में बी प्रेस्क्राइब वर्ड के साथ। तो एज में बी प्रेस्क्राइब वर्ड ही अपने आप में इंडिकेटिव है रूल का, और रूल मेकिंग पावर वहाँ से गवर्नमेंट के पास आती है, और एक जनरल रूल मेकिंग पावर तो हर एक्ट में वहाँ पे होती ही है उनके पास। अब तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 16(1) इनेबल कर देता है रूल 36(4) को, और रूल 36(4) सेक्शन 16(1) में कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। तो अब जहाँ तक ये व्यू है कि 36(4) वैलिड नहीं है, वो व्यू सही नहीं है। 36(4) वैलिड है सेक्शन 16(1) की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इनेबलिंग प्रोविज़न है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। कन्फ्यूजन थोड़ा सा जो होता है वो सबसेक्शन 2 को लेके होता है। सबसेक्शन 2 में एक स्टार्टिंग है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, यानी कि इसको लीगल पार्लेंस में नॉटविथस्टैंडिंग जो फ्रेज़ यूज़ होता है उसे हम नॉन ऑब्सेंटे क्लॉज के नाम से जानते हैं लीगल पार्लेंस में। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट एक ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट के रूप में सामने आता है, यानी किसी भी लॉ के किसी भी पर्टिकुलर प्रोविज़न को, चाहे तो उसी लॉ या किसी और लॉ के प्रोविज़न पे प्रिवेल ओवर कराने के लिए एक नॉन ऑब्सेंटे क्लॉज यूज़ किया जाता है, जिसको हम नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड फ्रेज से यूज़ करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कही गई है। अब जब सबसेक्शन 2 में नॉन ऑब्सेंटे क्लॉज आ गया और नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड आ गया, तो डज इट मीन कि सबसेक्शन 1 ओवररूल हो गया? और अगर सबसेक्शन 1 ओवररूल हो जाता है by virtue of subsection 2, then in that case why do we need to follow rule 36(4)? क्योंकि रूल 36(4) उसका इनेबलिंग प्रोविज़न है। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि जो नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज आया सबसेक्शन 2 की शुरुआत में, ये प्राइमा फेसी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि होल सेक्शन में लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, यानी पूरे सेक्शन को ही ओवररूल कर रहा है। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा अगर हम देखें तो लॉजिकली देखें या लीगल इंपोर्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि सेक्शन 16 में और भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। फॉर एग्जांपल 16(4) दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि सबसेक्शन 2 को उन सब पे प्रिवेल कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ तो वो सारे प्रोविज़न नल एंड वॉइड हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट के जो उसमें नोटिस आते हैं स्पेशली 16(4) के आते हैं, वो वहाँ से ही इनफेक्टिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो सेफ़र व्यू होगा, अनटिल अनलेस की गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, हो सकता है ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी हो जिसको गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए, कि सबसेक्शन 1 जो उसका प्रीसीडिंग सबसेक्शन है उससे ओवरराइड कर रहा है सबसेक्शन 2। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उस वहाँ पे 4 कंडीशंस प्रेस्क्राइब की हुई है। जो कंडीशन है उसको हम जैसा जानते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं किया है, तो अभी इफेक्टिव नहीं हुई है। अब जो 4 कंडीशंस हैं, अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ITC क्लेम ही नहीं बनता। वहाँ पे आपका ITC अगर आपने ले भी रखा है तो वो रिवर्स होगा या डिसअलाउ होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो भी है। लेकिन अगर आपने 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो आप, तो क्या ये मैटर करता है? क्या ये व्यू इंपॉर्टेंट है कि हम 4 कंडीशन सेटिस्फाई करके हम एंटाइटल्ड हो जाते हैं ITC के लिए?
उस केस में क्या हम नॉन ऑब्सेंटिव क्लॉज को लेकर अगर चलते हैं तो सबसेक्शन 1 और उसके साथ में जो रूल 36(4) बना हुआ है उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है या उसको कंप्लाई विद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि इस नॉन ऑब्सेंटिव क्लॉज को हम लिमिटेड सेंस में ही इंटरप्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लिमिटेड सेंस इस तरह से कि गवर्नमेंट को शायद ये दिखाना था कि पहले आप 4 कंडीशंस को प्रिवेल ओवर कीजिए, उन 4 कंडीशंस के बाद आपका एंटरटेनमेंट बनेगा। उसके बाद भी हम आपको कुछ कंडीशंस या कुछ रेस्ट्रिक्शंस और एडिशनल बता सकते हैं जिनके बेस पे आपको आईटीसी क्लेम होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देखें कि ये एक और सेक्शन आता है सेक्शन 75 जिसको हम ब्लॉक्ड क्रेडिट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर आईटीसी का हमारा जो राइट बनता है वो जो प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें हैं वहाँ पे उस सेक्शन में वहाँ पे कर्टेल किया हुआ है कि वहाँ पे आपको आईटीसी अवेल ही नहीं होती है, बारिंग अ फ्यू केसेस, जो भी उनके एक्सेप्शनल केसेस वहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड हैं और नोटिफाइड किया हुआ है। अब उसी चीज़ को हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ें कि वहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ, रेस्ट्रिक्शन उन्होंने 36(4) में प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, तो वो इनकी वेल विद इन द पावर गवर्नमेंट है कि उसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि एक बार आप एलिजिबल हो भी गए तो उसके बाद भी आपका जो आईटीसी का एंटाइटलमेंट है वो सब्जेक्ट टू दोज रिस्ट्रिक्शंस है जो कि सबसेक्शन 1 में रूल 36(4) को इशू करके गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम उसको ये कहेंगे कि नॉट स्टैंडिंग होने की वजह से सबसेक्शन 1 ओवररूल हो जाता है, तो फिर हमें ये भी कहना पड़ेगा कि हमारा आईटीसी का जो राइट जो नेसेसरीली सबसेक्शन 1 से फ्लो होता था वो भी इफेक्टिव हो जाएगा अगर हम वो व्यू लेते हैं। तो क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसेक्शन 2 एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि वो कहता है कि नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनटिल एंड अनलेस दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंस आ गया और सबसेक्शन 1 में तो लिखा हुआ है शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक, यानी एक तरह से जो राइट आपका क्रिएट हो रहा है आईटीसी का वो सबसेक्शन 1 से हो रहा है, ना कि सबसेक्शन 2 से। तो सबसेक्शन 1 से अगर आपका राइट फ्लो हो रहा है तो आप सबसेक्शन 1 को ओवररूल नहीं मानना चाहिए। अब बात आती है कि एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली है वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कंडीशंस तो किसी भी चीज़ का एक एलिजिबिलिटी होती है या एक पात्रता होती है। अगर आप किसी चीज़ को रिसीव करना चाहते हैं, किसी राइट को, किसी सर्विस को रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपने फुलफ़िल कर ली, उसके बाद भी आपके उस राइट को रिस्ट्रिक्ट या कर्टेल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक क्लब की मेंबरशिप के लिए मुझे एक क्लब की मेंबरशिप चाहिए थी, एक वेल नोन क्लब है, मैं उसका मेंबर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रेस्क्राइब की हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो देख के और वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर मैं उस एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर लेता हूँ इन इट्स एंटायरिटी, देन ओनली आई बिकम द मेंबर ऑफ द क्लब और आई कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ द क्लब। अब वो क्लब ने हमें मेंबर तो बना दिया, पर उसके साथ साथ मेंबर बनाने के बाद भी हमारे राइट्स को कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। वो ये कह सकता है, ये प्रेस्क्राइब कर सकता है रूल्स में कि आप एज ए मेंबर ये काम कर सकते हो पर ये काम नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे सबसेक्शन 1 में भी गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है कि आपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तब भी आप ऊपर देखिए उसमें हमने सबसेक्शन 1 में रूल 36 को प्रेस्क्राइब कर रखा है। उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है, स्पेशली जो मैक्सिमम कैपिंग है, तो उस कैपिंग के विद इन रहते हुए ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अज्यूमिंग दैट अदर कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड। तो वहाँ पे एक लीगल सेंसिटी रूल 36(4) की आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज को आपको थोड़ा सा लिमिटेड सेंस में इंटरप्रेट करना होगा और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों की कंबाइंड रीडिंग करनी पड़ेगी इन रूल्स को समझने के लिए। थोड़ा सा हो सकता है ड्राफ्टिंग एरर या एम्बिग्युइटी हो सकती है जिसको करेक्ट करना चाहिए इन फ्यूचर, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। अब जो दूसरी बात निकल के आ रही है वो ये कि 36(4) अगर हम कंप्लाई विद करें अभी, तो क्या हम 2A देखें या 2B देखें। कुछ लोगों का मत है कि भाई 2B तो लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं है, तो वाई शुड वी यूज़ 2B। लेकिन ये व्यू सही नहीं है, क्योंकि 2B भले ही लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं हो पर ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जानते हैं कि लॉ में प्रेस्क्राइब करने में गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इवन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो कर देते हैं। जैसे उन्होंने 3B में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद 3B को बैक डेट से एक वैलिड रिटर्न डिक्लेयर कर दिया था लॉ में परिवर्तन करके। सेम चीज़ वो 2B में भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। अब 2B क्या है, एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट, और जैसा कि हम जानते हैं कि 2A और 2B में यही डिफरेंस होता है कि 2A तो डायनामिक है, 2B जो है स्टैटिक है। और 36(4) की जो लिंकेज है वो सेक्शन 37(1) के साथ है। सेक्शन 37 कहता है कि आपके सप्लायर ने अगर बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ आप उसके GSTR 1 में आपका GST नंबर डाल के आपको जो भी इन्वाइसेस उन्हें दिए अपलोड कर दी हैं, देन ओनली यू कैन क्लेम दोज इन्वाइसेस, अदरवाइज यू कैन क्लेम मैक्सिमम 5% ऑफ अदर इन्वाइसेस जो कि नॉट शोन इन योर 2A और 2B।
अब चूंकि हम अगर इस रूल को देखें तो एक की कट ऑफ डेट आ जाती है। उस कट ऑफ डेट को अगर हम 10 या 11 जो भी हम माने, तो उस डेट का 2A देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, और गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर सकती थी कि आपका क्लेम बनता है या नहीं बनता, क्योंकि आप तो 2A 11 तारीख को भी देख सकते हो, आप 20 तारीख को जब 3B फाइल करे हो तब भी देख सकते हो, और आप कह सकते हो भाई 20 तारीख को जो मैंने देखा था वो 11 तारीख को भी आ रहा था, तो मैं तो पूरा ITC क्लेम करूंगा। गवर्नमेंट के पास ये मैकेनिज्म नहीं था कि गवर्नमेंट इसको कैसे आपको गलत साबित करे। इसके लिए उन्होंने एक 2B फैसिलिटेट किया है जो गवर्नमेंट और आपके दोनों के लिए ही यूज़फुल है। 2B अगर आप 36(4) की कंप्लाइंस देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो आप 2B के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मैकेनिज्म और टूल है जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है, जिसके बेस पे आप अपना एक की कट ऑफ डेट तक इन्वाइसेस को देख सकते हैं, और ओल्ड इन्वाइसेस जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको फिगर आउट करके या उनको फिल्टर आउट करके आप करंट मंथ की इनपुट ले सकते हैं। अब 2A जो है वो एक डायनामिक स्टेटमेंट है, 2A को आप फ्रीज नहीं कर सकते। कुछ बिल होंगे जो 2A में आ रहे हैं पर 2B में नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि 2B में उसने डेडलाइन मिस कर दी, जिसकी वजह से 2A में तो शो हो गया पर 2B में नहीं आया। अब अगर आप स्ट्रिक्टली 36(4) को कंप्लाई विद करना चाहते हैं तो आप इस टेम्पटेशन से बचें कि मुझे 2A के हिसाब से देखना है। अगर 36(4) फॉलो करना ही है तो आप स्ट्रिक्टली कीजिए, तो उस केस में आप 2B के बेस पे जाइए। मेरा ये ओपिनियन है कि 2B के अलावा अभी इसका कोई मैकेनिज्म या टूल नहीं है। हालांकि इस 36(4) और 2B के हिसाब से जो हम कंप्लाइंस करेंगे उसको कंप्लाई विद करने में बहुत सी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, और इसके साथ साथ एक जो इशू है वो ये होता है कि क्या जो कंडीशंस लगाई गई हैं वो वास्तव में वैलिड, मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी आदमी का ये कंट्रोल नहीं होता कि वो अपने सप्लायर द्वारा जो रिटर्न फाइल किया जा रहा है उसको मॉनिटर कर सके या उसको कंट्रोल कर सके, या गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जा रहा है उसको कंट्रोल कर सके। ये बातें अपनी जगह सही हैं, पर एक ही डिफरेंट मुद्दा है। और अगर हम कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कंप्लाइंस तो इसी बेसिस पे करनी पड़ेगी और ये मानते हुए करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं तो ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे और हमारे क्लाइंट के रिस्क एपिटाइट पे, कि वो कितना लिटिगेशन प्रोन है या कितना रिस्क एपिटाइट ले सकता है GST में। तो इन्हीं सब व्यूज़ के साथ मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ इस वीडियो में बने रहने के लिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।